एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो जो आरजीपीवी में इस बार 2023 में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एचसीपी का क्वेश्चन पेपर आया था, उसको आज हम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या क्वेश्चन पैटर्न रहता है, किस बिहाफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम उसमें आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकें और साथ ही साथ हमें अच्छे मार्क्स भी मिल सकें। तो उसको शुरू करने से पहले आप हमारे साथ वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का आरजीपीवी सेकेंड ईयर में हमारा क्वेश्चन पेपर आया था। ये आपका 80 मार्क्स का होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो आपके 80 होते हैं, वो आप जानते ही हैं। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन पेपर के रिगार्ड में, तो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क्स का है, यानी कि 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो पूरा एक क्वेश्चन जो होगा आपको जो 5 करने हैं, 16 यानी कि 16 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपको अटेम्प्ट 2 करने हैं। इसमें 3 दिए गए हैं, 3 में से 2 को आपको अटेम्प्ट करना है। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि आपको डिस्कस करने हैं ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस किसके, पीटीसी के, यानी कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। क्या, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स और उसके फंक्शंस, यानी कि उसका कार्य क्या होता है और उसके सिद्धांत क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। जिसमें दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, व्हाट आर द रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। अब यहां पर एक फार्मासिस्ट का, यानी कि फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से वो बचाने में मदद कर सकता है, वो आपको समझाना है। और तीसरे पार्ट में पूछा गया, एक्सप्लेन कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के। जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है आपका एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो भी पॉलिसीज हमारी बनाई जाती हैं, ड्रग्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, कैसे उनको सेलेक्ट करना है, एक अच्छा, यानी कि आप कह सकते हैं बेस्ट या फिर जो बेटर ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है, एक ड्रग को सेलेक्ट करने के लिए, उसमें आप क्या पॉलिसी बना सकते हैं, उसमें बेसिकली एडवाइस दे सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जो भी एक फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा आप एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक अच्छे तरीके से, एक एफिशिएंट वे में, जहां पे कोई गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है, कोई गलती ना की जाए और समय बर्बाद ना किया जाए, वेस्टिंग टाइम, और जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके आप कैसे एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपका एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव में आता है। और साथ ही साथ जो भी आपका एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल स्टाफ जो होता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें होती हैं आपकी ड्रग को कैसे, यानी कि दवा को कैसे इस्तेमाल करना है उसके संबंध में, और स्पेशली जब एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स होते हैं उनके रिगार्ड में, तो उसके बारे में भी सचेत रहना, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करना। तो ये बेसिकली एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं पीटीसी के। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला, जितने भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनको एग्जामिन करना, मतलब कि उनके बारे में पता लगाना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो उसके लिए कौन काम करेगा हॉस्पिटल के अंदर, आपका बेसिकली पीटीसी करता है। ठीक है, तो पीटीसी का ये ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही साथ जो नई फॉर्मुलरी सिस्टम है उसको ऑफर करना, कि आप अपना एक नया फॉर्मुलरी सिस्टम बना सकते हैं। साथ ही साथ जो भी अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन होती है ड्रग्स के रिगार्ड में, यानी कि जो आपकी दवाइयां हैं, ठीक है, उनके रिगार्ड में जो भी एक आपकी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बताना हॉस्पिटल को, और साथ ही साथ उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो एक पॉलिसी आपने बनाई थी उसकी जो डिमांड है
जो प्रोफेशनल्स द्वारा बनाई गई थी वो फुलफिल हो सके, तो उसके बारे में लोगों को बताना। स्पेशली हॉस्पिटल्स के अंदर जो है पीटीसी क्या करेगी, पीटीसी हॉस्पिटल के अंदर जो उसका स्टाफ है उसको बताएगी, उसमें मदद करेगी, तब जाकर के पेशेंट्स को पता चलेगा। साथ ही साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करना अपना स्टाफ के लिए, जो भी वहां पर हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, जो भी हमारे बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, कैसे ड्रग्स को, दवाइयों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में प्रॉपर एक ट्रेनिंग प्लान करना। अब बात आ जाती है कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस किसके, जो आपका बेसिकली पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो सबसे पहला आता है जो पॉलिसीज बनाई जाती है ड्रग सेफ्टी के रिगार्ड में। ठीक है, ड्रग की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनको बनाने का कार्य किसका होता है, पीटीसी का होता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम जो बनाया जाता है, उसको डेवलप जो कराया जाता है, वो पीटीसी कराता है किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में। जो सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स जो होता है बेसिकली, उसको प्रमोट करना बिना किसी वेस्टेज के, कोई भी उसकी वेस्टेज ना हो, और जो डुप्लीकेशन होता है ड्रग्स का वो ना हो पाए, तो उसको बेसिकली सही तरीके से कैसे ड्रग्स को इस्तेमाल किया जा सकता है उसको प्रमोट करना। साथ ही साथ एक जो रिव्यू है आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का, ठीक है, तो उसमें रिव्यू लेना कि जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बनाया सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, उसका एक रिव्यू लेता है कौन, जो आपका बेसिकली पीटीसी होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो फिजिशियन, नर्सेस और जो वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है, उन सबको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम भी पीटीसी करता है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी करती है। आगे चलें तो जो भी आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, ड्रग को कैसे खरीदा जाना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, अच्छा बेस्ट यानी कि जो चॉइस है आपकी ड्रग को सेलेक्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, और स्टोरेज और जो यूजेस होते हैं किनके, जो आपकी दवाइयां होती हैं, ठीक है, उनका, तो वो बेसिकली आप यहां पर पीटीसी ही इनको फ्रेम करता है, पीटीसी ही ये पॉलिसीज बनाता है। साथ ही साथ वो मैनेज करता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स को, जो एक हॉस्पिटल स्टाफ के लिए होने चाहिए और उनके लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फार्मेसी जो है बेसिकली आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट जो होता है, उनको बेसिकली ये एडवाइस देते हैं, उनको सलाह देते हैं कि कैसे तो आपको जो है ड्रग्स को स्टोर करके रखना, उनका भंडारण कैसे किया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें खरीदना कैसे है, परचेज कैसे करना है, और जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिगार्ड में उनको समझाया जाता है, उनको उसके बारे में सलाह दी जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीटीसी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, किसमें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। और साथ ही साथ जो आपकी एक सब कमेटी होती हैं, ठीक है, सब कमिटीज जो इसके अंदर बनाई जाती हैं, वो मदद करती हैं मेंटेनेंस में और परचेजिंग में एक्सेट्रा में, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो भी एक आपकी रूटीन एक्टिविटीज होती है हॉस्पिटल के अंदर, उनके ऊपर निगरानी रखना, मॉनिटरिंग करना, और उनकी छानबीन भी करना, इंस्पेक्शन भी करना, उनको इंस्पेक्ट करने का काम किसका होता है, पीटीसी का होता है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का होता है। अब आगे चलते हैं, ये था हमारे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पूछे गए थे पीटीसी के। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां पे पूछा गया फार्मासिस्ट का एक रोल क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचाने में। तो इसमें कुछ जो मेजर रोल्स हैं एक फार्मासिस्ट के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने में, उसको रोकने के लिए, सबसे पहला पॉइंट कहता है फार्मासिस्ट का एक बहुत ही अहम किरदार होता है, क्रूशियल रोल होता है, कहां पर, कि जो भी एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हैं एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जो होते हैं, इनको रोकने के लिए। तो वो क्या रहेगा कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स को डिस्पेंस करना चाहिए, सही तरीके से उनको डिस्पेंस करना चाहिए, उनके बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ एक सही तरीके से उनका कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। एक तो हुआ डिस्पेंस करना, जो फार्मासिस्ट है वो सही तरीके से एंटीबायोटिक्स को डिस्पेंस करे, ठीक है। तो जो ये फार्मासिस्ट है वो बेसिकली जो आपके फार्मेसी में, चाहे वो आपकी एक हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, या आपका जो है बेसिकली अगर हम बात करें जैसे कम्युनिटी फार्मेसीज होती हैं, वहां पर जो भी एक फार्मासिस्ट है उस पर्टिकुलर फार्मेसी पे, सरल शब्दों में कहूं तो उस पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पे, तो उनको बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे आपको एंटीबायोटिक्स को सही तरीके से डिस्पेंस करना चाहिए। उसके बाद पेशेंट्स को समझाते हैं कि सही तरीके से उनका इस्तेमाल
कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ एक अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस भी वो स्प्रेड करते हैं कि क्या जो एक गलत तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। इस तरीके से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बचाया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है फार्मासिस्ट जो होते हैं बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, और साथ ही साथ जो मेडिसिन होती हैं, है ना, तो उनको डायरेक्टली जो डील करते हैं मेडिसिन के साथ, दवाइयों के साथ, वो फार्मासिस्ट ही करता है, जिसमें जो फार्मासिस्ट है वो एक कम्युनिकेटर का काम करता है और एक एजुकेटर का काम करता है। ठीक है, कम्युनिकेटर की बात करें तो यानी कि एक मीडिएटर की तरह काम करेगा किस किस के बीच में, जो आपका बेसिकली डॉक्टर होते हैं, फिजिशियंस, और जो पेशेंट्स होते हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेटर का काम करता है, और एजुकेटर का भी काम करता है एक हेल्दी बिहेवियर्स और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के तौर पे। जो एक आम जन होते हैं उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, एडवाइस देते हैं, उनको सब कैसे अपना बचाव किया जा सकता है, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा जा सकता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से कैसे बचा जा सकता है, उसके रिगार्ड में कार्य करते हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो एक साइंटिफिक नॉलेज होती है पर्टिकुलर मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन हैं उन सब के रिगार्ड में जो भी एक साइंटिफिक नॉलेज है कि कैसे उनको प्रोसेस किया जाता है, क्या उनका प्रिक्योरमेंट रहेगा, कैसे उनको बनाया जाता है, उनका भंडारण यानी कि स्टोरेज कैसे की जाएगी, सिक्योरिटी पर्पस क्या रहेंगे, उसको कैसे सेफली रखा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्पेंसिंग कैसे करना चाहिए, उनको एडमिनिस्टर कैसे करना चाहिए, और उसका जो भी एक सेफ्टी को भी सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है, तो उन सब के बारे में उसको फार्मासिस्ट को एक साइंटिफिक नॉलेज होती है, जिससे कि वो जो है पेशेंट्स को मदद करता है, एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बचाने में मदद करता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, जो एक इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है, जो एक ग्रुप्स में जो है एक आसानी से नहीं पहुंच पाता, तो उसकी कवरेज को बढ़ाते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छी पोजीशन में एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक हमारा कैसे हमें एंटी माइक्रोबियल्स को यूज करना चाहिए, वो भी तब जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जब उनकी जरूरत है तभी उनका इस्तेमाल किया जाए, तो उसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली एक फार्मासिस्ट का रोल होता है किसमें, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बचाने में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, उसके अंदर पूछा गया कि जो आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो हमारे कंप्यूटर्स हैं एक हॉस्पिटल फार्मेसी में या हमारी फार्मेसी के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी फार्मेसी फील्ड में। इनके बिना अगर हम बात करें तो रिसर्च बहुत लंबी होती, ठीक है, और काफी महंगी भी होती, कॉस्टली होती, जिसको आप एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर्स नहीं होते रिसर्च बहुत लंबी चलती, काफी काफी सालों तक चलती, ड्रग्स इतनी इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, इतनी जल्दी जल्दी नई ड्रग्स मार्केट में नहीं आती, और बहुत महंगी होती। कंप्यूटर्स का अपना ही एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर, जितने भी आपके फार्मेसी फील्ड है, फार्मेसी फील्ड में जितना भी आपका कार्य होता है वहां पर इसका कार्य होता ही होता है। अब यहां पर मैं कुछ बताऊंगा एक कॉमन कैपेबिलिटीज और फंक्शंस किसके, हमारे मॉडर्न हॉस्पिटल कंप्यूटर सिस्टम के। तो इसमें सबसे पहला है पेशेंट रिकॉर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशंस मदद करती हैं जो पेशेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करने में, स्पेशली अगर हम बात करें उनकी मेडिकल हिस्ट्री की। साथ ही साथ जो भी मेडिकेशन ऑर्डर्स होते हैं उनकी एंट्रीज इजीली हो सकती हैं, लिस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए, ठीक है, पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल, उसकी दवाइयां कौन कौन सी चल रही हैं, क्या कौन सी पहले चल रही थी, कौन सी अब चल रही है, ठीक है, ड्रग यूज रिव्यू भी आप इसके जरिए कर सकते हैं, ड्रग थेरेपी जो आपकी चलती है किसी भी पेशेंट की, ठीक है, उसको मॉनिटर और उसकी प्रॉब्लम को कैसे पता लगाना है, उसकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने का कार्य भी कंप्यूटर आसानी से कर देता है। साथ ही साथ परचेजिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल को मेंटेन करने में मदद करता है, बिलिंग प्रोसीजर्स में हेल्पफुल होता है। तो ये सब इतने फायदे होते हैं एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के हॉस्पिटल फार्मेसी में या हमारी फार्मेसी फील्ड में। इसमें हमारा एक आता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। अब जो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, यहां पर क्या होता है, जो पेशेंट्स का कलेक्शन होगा, ठीक है, उनका जो डेटा होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख दिया जाता है। उनकी जो भी स्वास्थ्य से संबंधित, हेल्थ से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है, इन्फो होती है, उसको स्टोर करके रख दिया जाता है डिजिटली और एक सिस्टमैटिक फॉर्म में।
साथ ही साथ जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपके डेटा को एक्यूरेटली, सटीकता के साथ स्टोर करता है। ठीक है, ये क्या काम करेगा, जो भी बेसिकली आपका एक पेशेंट का प्रीवियस पेपर था, ठीक है, उसके बेस पे जो मेडिकल रिकॉर्ड्स रहते हैं, प्रीवियस जो पुराना है उसको एलिमिनेट कर देता है और जो लेटेस्ट होता है उसको स्टोर करके रख ले देता है, उसको स्टोर करके रख देता है। हालांकि पिछला भी आप देख सकते हैं, पिछला भी आपको यहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपको जो है एश्योरिटी देता है, इंश्योर करने में मदद करेगा जो डेटा है आपका वो कितना रीडेबल है और साथ साथ कितना एक्यूरेट है उसके बारे में भी बताता है। नेक्स्ट आता है, जो एक डेटा का जो डुप्लीकेशन हो जाता है या उसका रेप्लिकेशन हो जाता है, उसके खतरे को भी कम करता है, उसको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। जो आपके ये EHRs होते हैं ये अप टू डेट होते हैं, तो एक अगर किसी का पेपर वर्क अगर बाय चांस मिस हो जाए और आपने EHR उसका मेंटेन कर रखा था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास प्रॉपर डेटा मिलेगा आपको कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में। नेक्स्ट आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हमारे यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। स्पेशली अगर हम बात करें तो जो आपका एक फार्मेसी मैनेजमेंट है, यहां पर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो कि आपके रिटेल प्रोडक्ट्स को और जो एक आपके ऑटोमेट्स ऑपरेशंस होते हैं उनमें काफी यूजफुल है, काफी मददगार होता है। स्पेशली ड्रग्स को कैसे डिस्पेंस करना है, स्टॉक कंट्रोल करना, बिलिंग करना, उनको रिपोर्ट करना। तो ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे, जैसे मेडलार हुआ, AMA हुआ, फूड आईडी हुआ, मेडिपोपैड हुआ, ठीक है, एटसेट्रा। मार्केट के अंदर काफी सारे अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, फार्माकोलॉजी में सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं एक्सेलेस स्टैट होता है, सिस्टैट होता है, मिस्टैट होता है, एटसेट्रा। अगर बात करें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, इसमें आता है हमारा UV, HPLC, IR, इंफ्रारेड आता है हमारा, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। अगर कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन की बात करें यानी कि कैड की बात करें, तो यहां पे ऑटोडॉक यूज किया जाता है, कॉम्बी बिल्ड यूज किया जाता है, हिंट यूज किया जाता है, एटसेट्रा। साथ ही साथ ई क्लिनिकल सॉफ्टवेयर्स में हमारा डेटा लैब्स आता है, ट्रायल मास्टर आता है, ऑरेकल क्लिनिकल आता है, एटसेट्रा। तो ये सब आपके जो है सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी में या हमारी फार्मेसी फील्ड में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी कहा गया कि आपको जो है दो के बारे में बताना है। राइट नोट ऑन एनी टू, इन दो में से किसी के बारे में बताना है। क्वेश्चंस क्या क्या है, इन तीनों में से दो के बारे में बताना है। क्वेश्चंस क्या क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, कि जो ड्रग इंटरेक्शन है उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है। दूसरा जो इसके अंदर पार्ट दिया गया, लासा ड्रग्स और टॉलमैन लेटरिंग एज पर ISMP, ठीक है, ये आपको बताना है। और लास्ट पार्ट में बोला गया गुड फार्मेसी प्रैक्टिस GPP हॉस्पिटल के अंदर क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस हैं ड्रग इंटरेक्शंस के, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट A में। तो इसमें सबसे पहला आता है जो आपके ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं वो जो है इतने क्षमता रखते हैं, इतने पोटेंशियल होते हैं कि सिग्निफिकेंटली जो एक आपका आउटकम आना होता है किसी भी थेरेपी का, वो उसको उसके ऊपर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो भी रेस्पॉन्सेज होते हैं वो आपके बढ़ भी सकते हैं यानी कि इंक्रीज हो सकते हैं, और डिक्रीज हो सकते हैं यानी कि रिड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो आपके सीरियस ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं उनका खतरा बढ़ जाता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके लिए, नंबर ऑफ ड्रग्स अ पेशेंट इज टेकिंग। एक मरीज कितनी दिन में दवा खा रहा है, कितनी नंबर ऑफ ड्रग्स उसकी चल रही है, एक टाइम पे कितनी दवा लेता है पूरे दिन में, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि जो ड्रग इंटरेक्शंस का जो खतरा होता है वो तभी बढ़ता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कि कितनी ड्रग्स एक दिन में एक मरीज लेता है। साथ ही साथ जो इंटरेक्शंस हैं स्पेशली वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रग्स में कि एक लो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है, इंटरेक्शंस आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन ड्रग्स विद लो थेराप्यूटिक इंडेक्स। जिन ड्रग्स का लो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है उन्हीं के साथ ये इंटरेक्शंस जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से इंटरेक्शंस तो हमारे अभी आइडेंटिफाई भी होने रहते हैं, हर इंटरेक्शंस के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें आपसे बोला गया टॉलमैन ड्रग्स और लासा ड्रग्स के बारे में। लासा ड्रग्स की बात करें तो ये वो मेडिकेशंस हैं जो लुक अलाइक या साउंड अलाइक होती हैं, मतलब कि देखने में आपको सेम सी लगेंगी
या फिर जो उनको बोलेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो है बेसिकली सेम ही बोला है, सुनने में सुनाई देने में आपको सेम सा लगता है। अब चाहे वो उनका एक जेनेरिक नेम हो या उनका एक ब्रांड नेम हो, साथ ही साथ उनकी जो पैकेजिंग हो सकती है वो सिमिलर हो सकती है। ठीक है, उनके जो नाम है वो आपको सिमिलर लग सकते हैं, आपको जो है उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो सिमिलर हो सकती हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। साथ ही साथ एक ड्रग का जो नाम है वो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, जिससे कि एक मेन कारण बन जाता है मेडिकेशन एरर्स का। साथ ही साथ ये जो एरर्स होते हैं ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, और कभी कभी तो पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है इसी चक्कर में। पर्पस की अगर हम बात करें लासा ड्रग्स की, तो कैसे हम एक सेफ तरीके से यानी कि सेफ्टी के साथ दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जो एक मिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग्स का, उससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, और साथ ही साथ जो आपके एक साउंड अलाइक और लुक अलाइक होते हैं उन नाम्स को अलग कर सके। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपने नाम सुना होगा एक नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, और एक होता है आपका एड्रेनालिन। आपने बोला नॉन एड्रेनालिन और सुनाई दे गया एड्रेनालिन, या आपने बोला एड्रेनालिन सुनाई दे गया नॉन एड्रेनालिन, तो ये आपके क्या हुए, ये आपके जो है लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स में आ जाते हैं। आगे चलते हैं, अब बात आ जाती है टॉलमैन लेटरिंग एज पर आईएसएमपी। अब बेसिकली ये एक एरर है जिसमें जो एक स्ट्रैटेजी आपकी यूज की जाती है वो किसी चीज के बचाव के लिए यूज की जा रही है। किसके लिए, कि जो एक खतरा होता है लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिसिन का, चाहे हमारा उसका नाम से कंफ्यूजन हो गया हो या उससे जो एक एरर्स का खतरा बढ़ जाता है उसको रोका जा सके। ठीक है, उसके लिए इनको हम यूज करते हैं। एक टाइपोग्राफिक टेक्निक है जो कि यूज की जा रही है एक सेलेक्टिव कैपिटलाइजेशन के लिए, जिससे कि जो आपके एक सिमिलर लुकिंग मेडिसिन होती हैं उनके नाम जो होते हैं वो आसानी से दूसरे के कंपैरिजन में उसको डिफरेंशिएट कर सके, उसमें भेद कर सके, उसके लिए इन्हें यूज किया जाता है। एक ऐसी टाइपोग्राफिक टेक्निक होती है। अब इसका पर्पस ये है, समझो इसकी बात को, कि जो आप कैसे सही तरीके से ड्रग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी अगर सप्लाई करनी है सही मेडिसिन की, इसकी राइट मेडिसिन की, और जो एक खतरा होता है मेडिकेशन एरर का उससे बचा जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके, उसके लिए ही इसे यूज किया जाता है टॉलमैन लेटरिंग को। टॉलमैन लेटरिंग के अंदर आपका जो एक लोअर और अपर केस लेटर्स होते हैं उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है, वही डिफरेंस आपका बताते हैं लुक अलाइक और साउंड अलाइक मेडिसिन में, जैसे कि आपका फ्लुओजेटिन हुआ और फ्लुवोक्सामिन हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है डिफरेंशिएशन का पता चला, क्योंकि आप जो उनको देखेंगे एकदम से उसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहां पर जो नाम दिए फ्लुओजेटिन और फ्लुवोक्सामिन, तो दोनों में आप जो है बेसिकली देख सकते हैं लोअर और अपर केस के जो लेटर्स होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग का आपका स्मॉल होगा तो लास्ट का आपका बड़ा कर दिया, कैपिटल लेटर्स में आ गया, तो इसी के बिहाफ पे आप जो है लुक अलाइक या साउंड अलाइक ड्रग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एकदम से देखने ही भर से। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सी, उसके अंदर हमें बताना है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो चलती है हॉस्पिटल के अंदर, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है इसकी जो गाइडलाइंस होती हैं वो ये डिफाइन करते हैं कि फार्मासिस्ट कैसे एक अपनी फार्मेसी की क्वालिटी को प्रोवाइड कर सकता है, अच्छे से कैसे फार्मेसी को प्रोवाइड कराएगा, उसकी जो सर्विसेज होती हैं कैसे एक हर एक पेशेंट को अच्छी क्वालिटी में वो अपना जो है बेसिकली उस पेशेंट की देखभाल कर सकता है, उसकी जो ट्रीटमेंट में उसकी ड्रग्स दी गई हैं उनको कैसे अच्छे तरीके से उनको उसके बारे में समझा सकता है, उनको कैसे टाइम से दे सकता है, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, एक ऐसी प्रैक्टिस है हमारी फार्मेसी की जिसमें जो एक रिक्वायरमेंट होती है लोगों की वही हमें यहां पर देनी होती है, कि जैसे फार्मासिस्ट की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो एक आपका एक ऑप्टिमल और एविडेंस बेस्ड केयर होती है, मतलब कि वो ड्रग्स ही यहां पर यूज की जाती हैं, वही केयर यहां पे दी जाती है जो पहले से ही सिद्ध है, पहले से ही प्रूव हो चुकी है। साथ ही साथ जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की गाइडलाइंस होती हैं वो सब की सब आपकी बेस्ड होती हैं फार्मास्यूटिकल केयर पे, जो एक फार्मासिस्ट एक पेशेंट को प्रोवाइड करता है, पेशेंट को देता है। अब अगर मैं बात करूं जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है उसके अंदर कुछ मेजर रोल्स होते हैं फार्मासिस्ट के, जो कि यहां पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसे कि जो प्रिपरेशन और उनको ऑब्टेन करना है, स्टोरिंग होगी, सिक्योरिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किनका, जितने भी आपके मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जो आपकी दवाइयां हैं उन्हीं का।
ठीक है, उन्हीं का ही गुड फार्मेसी प्रैक्टिस किया जाता है। साथ ही साथ अच्छे तरीके से एक इफेक्टिव वे में मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, वो भी आप इसी के थ्रू मैनेज करते हैं। यहां पर आता है कि कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को और कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है। साथ ही साथ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सही तरीके से, एक अच्छे तरीके से, किसको, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को, ऐसे जीपीपी के थ्रू, यानी कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के थ्रू, वो भी आपका इसके अंदर आता है। और जो आपकी एक पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, लोगों की जो स्वास्थ्य है, उसमें कैसे आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, वो इसके अंदर आती है। कैसे सही तरीके से आप पब्लिक हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी यहां बताया जाता है। अब अगर मैं बात करूं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहला अगर मैं बात, जो सबसे पहला पॉइंट आता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर, जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो फार्मासिस्ट है उसका सबसे पहला जो प्राथमिक कंसर्न होगा वो ये होगा कि कैसे पेशेंट को हर तरीके से, हर सिचुएशन में उसको ठीक किया जा सकता है, उसका वेलफेयर सबसे पहले आएगा। दूसरे नंबर पे आता है जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होती है उसके अंदर जो फार्मेसी एक्टिविटी है, यहां पे मेडिकेशंस का सप्लाई होता है और जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी अश्योरिटी लेना। किस चीज की अश्योरिटी लेनी होगी? हमें क्वालिटी की, और जो इंफॉर्मेशन है उसकी वो सटीक है या नहीं है, जो एडवाइजेस एक पेशेंट को दी जा रही हैं वो सही है या नहीं है, और जो उनके बेसिकली इफेक्ट्स हैं ड्रग्स के जो यूज की जा रही हैं वो सब मॉनिटर हो पा रहे हैं या नहीं, वो दूसरा कंसर्न आपका इसके अंदर आ जाता है। ये रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि इसकी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि जो एक इंटीग्रल पार्ट होता है आपका फार्मासिस्ट का, जो आपका सही तरीके से, यानी कि ड्रग्स को रैशनल यूज कैसे हो सकता है, ड्रग्स का सही तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इकोनॉमिक प्रिस्क्राइबिंग, मतलब कि हर एक इंसान के बजट में आ सके, महंगी दवाइयां ना हो, वो सब कंसर्न किया जाता है, वो आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट में आता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है उसको ये भी चाहिए कि जो एक हर एक एलिमेंट आपका फार्मेसी सर्विसेज में यूज किया जाता है किसी भी एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, वो सब यहां पर होने चाहिए और साथ ही साथ क्लियरली डिफाइन हो और इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड हो, जो भी वो सब इन्वॉल्व किए जाते हैं। जो भी एलिमेंट्स आपने यूज किए पेशेंट के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, वो सब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, उसको अच्छे से समझा दें। तो ये आपके जो है मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस की। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको दो ही पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें तीन पार्ट में से जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, वो है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इट्स स्टोरेज एंड डिस्पोजल। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बताना है, उसकी स्टोरेज और डिस्पोजल के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट यहां पर जो पार्ट पूछा गया वो है राइट डेफिनेशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। क्लिनिकल फार्मेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया के अंदर वो बताना है, उसके डेफिनेशन और स्कोप। और लास्ट पार्ट में फीफो एंड फीफो मेथड्स, FEFO और FIFO मेथड्स क्या होते हैं, ये यहां पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर नंबर 3 के पार्ट ए की, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हम मेडिसिनल रेडियो कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये ग्रुप है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के जिनके अंदर आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मौजूद होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहा जाता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर थेराप्यूटिक एजेंट के तौर पे और साथ ही साथ एक डायग्नोस्टिक के तौर पे, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट में इन्हें यूज किया जाता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एक रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडिएशन निकलती है उनके अंदर से, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि जो कंट्रास्ट मीडिया है उससे काफी डिफरेंट होगा, जो कि एब्जॉर्ब भी कर सकता है और ऑल्टर भी कर सकता है, मतलब उसका विपरीत भी चल सकता है, जो आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें वो है एग्जांपल्स, कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के। तो कैल्शियम 47 होता है, कार्बन 11 होता है, कार्बन 14 होता है, क्रोमियम 51 होता है, ठीक है, एटसेट्रा। अब बात आ जाती है स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कि अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं हमारे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जिनको हम अपने फार्मेसी के अंदर यूज कर रहे हैं एज अ ड्रग, जिनका नाम पड़ा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इनकी स्टोरेज कैसे की जाती है? सबसे पहला पॉइंट कहता है
कि अगर हम बात करें इनको स्टोर करने की, तो इनके जो कंटेनर्स होंगे वो वेल क्लोज्ड कंटेनर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सपोज हुए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है कि विस्फोटक हो सकता है। साथ ही साथ जो स्टोरेज एरिया होंगे उसको पर्टिकुलर हमें डिजाइन करना होगा, डेजिग्नेट करना होगा, जिससे कि ये पता रहे कि यहां पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यानी कि रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस स्टोर करके रखे गए हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि इनका जो मटेरियल हम स्टोर करके रखेंगे वो आपका इस तरीके से होना चाहिए कि जो मैक्सिमम रेडिएशन डोज होगा वो आपका कम से कम हो, आप उसको जो है रिड्यूस कर सके, जिससे कि जब भी इसका हम यूज करेंगे तो वो जो है एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, कोई आगे जाके गड़बड़ ना हो, किसी तरीके का मिसयूज ना हो, ड्रग का अब्यूज ना हो। इसीलिए हमें इसे जो है बहुत ही सावधानी से स्टोर करके रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है इसे भी हमें जो है प्रोटेक्ट करके रखना है, जिससे कि हम उसका जो एक नेशनल रेगुलेशंस होते हैं उन सबको फॉलो करेंगे, तो इसका जो एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो भी प्रोटेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो कंटेंट्स होते हैं हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के वो इस तरीके से होने चाहिए कि जब हमें पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा तो वो आपका एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में प्रोटेक्ट करके रखा हुआ हो, उसके जो वायल्स या एम्प्यूल्स होते हैं या सिरिंज होती हैं वो हमें जो है अपनी आंखों से हम उसको जो है विजुअली देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो आपके ग्लास कंटेनर्स होंगे वो डार्क कलर के होने चाहिए, क्योंकि जब वो एक्सपोज होंगे रेडिएशन से तो जो है बेसिकली उसका पता चल जाए, और साथ ही साथ जो इफेक्ट होगा रेडिएशन का ग्लास कंटेनर्स के ऊपर वो उनको जो है डार्कन कर देगा। इसीलिए कहा गया कि ग्लास कंटेनर्स आपके डार्क हो जाते हैं जब भी वो एक्सपोज किए जाते हैं एक रेडिएशन से। नेक्स्ट अब बात आ जाती है कि डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। अभी हमने बात करी थी कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, उसके बाद उसकी स्टोरेज कैसे की जाती है, देन अब हमें बात करनी है कि डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। तो पॉइंट सबसे पहला यह कहता है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को कैसे डिस्पेंस करना चाहिए, क्योंकि जो एक प्रोडक्शन होता है आपका इस तरीके से होना चाहिए कि रेडी टू यूज किट्स, मतलब कि एकदम से जैसे ही निकाले तुरंत उसका इस्तेमाल कर लें, या फिर ये कोल्ड किट्स होनी चाहिए जो किसी भी एक इंडिविजुअल या मल्टीपल डोजेस के लिए इसे यूज की जाती हैं। एडिशनली अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम एक रेडियो न्यूक्लियाइड्स भी यूज कर लेते हैं जब हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है केमिकल रिएजेंट्स इस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं कि ये स्टेराइल एनवायरनमेंट में होते हैं, मतलब कि ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होते हैं, इसके अंदर किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जो ड्रग्स हैं आपकी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ये खराब हो जाएंगे। और जो इनका रॉ मटेरियल है वो आपका जो है प्रॉपर एक पायरोजेनिक मटेरियल में होना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर किसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, और जब इसे डिस्पेंस करेंगे आप सिंगल या मल्टीपल यूनिट डोजेस कंटेनर्स के अंदर ही करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो प्रिपरेशन होती है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल डोजेस की वो जो है आपकी तुरंत आप उसको निकाल सके, रैपिडली आप उसको कैरिड आउट कर सके, और साथ ही साथ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जब भी आप इसको यूज करेंगे तो एक मिनिमम मैनिपुलेशन होना चाहिए, कम से कम मैनिपुलेशन इसका डोज का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो कोल्ड किट प्रिपरेशंस होती हैं उनकी इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो टर्मिनल स्टरलाइजेशन जो है बेसिकली यूज कर पाए ऑटोक्लेविंग के जरिए। ऑटोक्लेविंग आप यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन नहीं होता है बेसिकली माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए, तब आप जो है बेसिकली इसे यूज करते हैं। आगे चलें तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली पेशेंट के अंदर नहीं जाते हैं, पेशेंट को नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो है आपके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, हॉस्पिटल्स के अंदर या क्लिनिक्स के अंदर, तब जाकर के उसे पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होता है, क्योंकि इन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को इंजेक्ट करने के लिए, इस ड्रग को जो है एडमिनिस्टर करने के लिए पेशेंट्स के अंदर जो है आपके एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मेसी जो है हमारी बेसिकली एक ब्रांच है फार्मेसी की, जिसके अंदर पेशेंट केयर कैसे होती है उसकी सप्लाई इन्वॉल्व की जाती है। ठीक है, जो सप्लाई होती है पेशेंट केयर की वो यहां पर प्रोवाइड की जाती है, कैसे आप मेडिसिन को यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं, और एक जो बेटर हेल्थ आउटकम चाहिए एक पेशेंट के लिए, मतलब कि वो कितनी जल्दी ठीक हो सकता है, वो आपका जो है कि आप अपना
पेशेंट केयर प्रोवाइड करा रहे हैं, एक पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके अंदर जो है पेशेंट की जो वेलनेस है, मतलब जल्द से जल्द वो ठीक हो सके उसको प्रमोट करना, और साथ ही साथ बीमारियों से बचाना, डिजीज से उसको बचा करके रखना, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फार्मेसी को हम दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं कि एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जो कि डील करती है पेशेंट केयर के साथ और साथ ही साथ ड्रग्स के साथ, जो कि प्रमोट करती है पेशेंट के स्वास्थ्य को, उसको जल्दी ठीक होने के लिए, और डिजीज से उसे बचा करके रखती है। पेशेंट की हेल्थ, उसकी वेलनेस और डिजीज इनहिबिशन उसके ऊपर डायरेक्टली वर्क करती है। ये क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन कहलाती है। अब बात आ जाती है कि क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब अगर स्कोप की बात करें तो बहुत सारे स्कोप है क्लिनिकल फार्मेसी के हमारे। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम स्पेशली बात करें तो सबसे पहला आता है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री को प्रिपेयर करना। अब भाई जब तक एक डॉक्टर को, एक फिजिशियन को पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री नहीं पता होगी, कब उसे कौन सी बीमारी हुई, कौन कौन सी दवाइयां चली, तब तक वो एक बेटर ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बायो इक्विवेलेंस और जेनेटिक इक्विवेलेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, ये भी जो है बेसिकली आपका क्लिनिकल फार्मेसी के स्कोप के अंदर आता है। स्कोप को हिंदी में दायरा कहते हैं। तो कहां कहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं क्लिनिकल फार्मेसी के जरिए? पहला था कि यहां पर आपको पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर की जाती है उसका पता चलता है, साथ ही साथ जो बायो इक्विवेलेंस और जेनेरिक इक्विवेलेंस होता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस का, उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेशेंट की मॉनिटरिंग और साथ ही साथ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जो पेशेंट्स की जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको मॉनिटर करना, साथ ही साथ जो भी उनके ड्रग्स के इफेक्ट होते हैं, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो होती है वो भी आपको इसके अंतर्गत ही बताई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन, जो आपके एडीआरस होते हैं और ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं डीआई। ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको यहां पर जानने का मौका मिलता है। आप जो है बेसिकली इसके अंदर भी अपना करियर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रेशनल प्रिस्क्रिप्शन, सही तरीके से कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए उसके बारे में भी पता चलता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, जहां पर ड्रग्स के रिगार्ड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपका बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप है हमारे इंडिया के अंदर। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है कि जो क्लिनिकल फार्मेसी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ हमारे इंडिया के अंदर। तो 1953 में मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्डाइज किया गया था, जिसके अंतर्गत जो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, जिसे आप डी फार्मा कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी कि एक फार्मासिस्ट के लिए कम से कम इतनी एजुकेशन जरूरी है, तभी जाकर के बेसिकली वो एक अपनी फार्मेसी प्रैक्टिस कम्युनिटी के अंदर कर सकता है। इंडस्ट्रीज या हॉस्पिटल सेटिंग्स में कम से कम एजुकेशन जो करी गई 1953 में, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्डाइज किया गया कि डी फार्मा कम से कम होना अनिवार्य है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन 1990s रिकॉग्निशन ऑफ एक्टिव कंट्रीब्यूशन, मतलब कि यहां पर जो इंडियन फार्मासिस्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो एक नीड होती है हमारी एक्टिव कंट्रीब्यूशंस की, जो हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, जिससे कि सही तरीके से अच्छे से कैसे मेडिकेशन यूज को और इंप्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, तो उसकी स्थापना यहां पर की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1990s में ही मास्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एकेडमिक लीडर्स ने एक इनिशिएटिव लिया मास्टर ऑफ फार्मेसी, जिसे आप एम फार्मा कहते हैं, उस प्रोग्राम को लाया गया था ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प के जरिए, उनकी मदद से इंडिया के अंदर 1990s में एम फार्मा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1996 से 1997 में क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था। ठीक है, जो आपका जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी है मैसूर में और उटी में, उन्होंने जो है बेसिकली इनिशिएट लिया, उन्होंने पहल की क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम को चलाने की। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट 7 इयर्स की, तो जो मास्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम्स हैं उनका एक्सपेंशन होता चला गया और 6 नए कॉलेजेस बने जहां पर मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा प्रोग्राम को चलाया गया, जिसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसी डेवलपमेंट जो हुआ हमारे इंडिया के अंदर, उसके लिए भी पर्टिकुलर एक कोर्स एम फार्मा ही लाया गया था क्लिनिकल फार्मेसी के लिए। आगे चले 2001 में क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम्स एट MAHE, मतलब मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि आपका कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उन्होंने लॉन्च किया था अपना क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम 2001 में। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर जो है बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी का डेवलपमेंट हुआ था। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है हमारा जो
क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसका लास्ट पार्ट, उसके अंदर हमें फीफो मेथड यानी कि FIFO जिसे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं उसके मेथड का प्रोसेस का बताना है। ठीक है, तो जो फीफो मेथड है इसका मतलब होता है कि जो एक हमारा एम है, गोल है, हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें जैसे ही वो आपके स्टोर में आता है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे ही आया, सबसे पहले आया और तुरंत ही आपने उसको बेच दिया। तो मेन एम यही है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना जैसे ही वो आपके स्टोर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो आपके कुछ पुराने प्रोडक्ट्स हो जाते हैं उनको आप प्लेस कर देते हैं अपनी बेसिकली जो शेल्फ है, जहां पर आपने अपने प्रोडक्ट्स को रखा है वहां पर उनको फ्रंट पे ही रख देते हैं, और जो न्यूअर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पीछे की तरफ रख देते हैं। मींस कि जो आपका पहला माल बचा हुआ है उसको पहले आप सेल आउट करेंगे, उसके बाद जो न्यू फ्रेश आया है उसको जो है आप फिर उसके बाद उसको पीछे की तरफ रख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आइटम्स हैं वो आपके सामने फ्रंट पे हो, और जैसे ही वो आपके आइटम जाए तुरंत जो है आपके आइटम्स जो है रिप्लेस होते चले जाए। जैसे एक आपका बॉक्स गया तो दूसरा जो उसके पीछे था वो तुरंत फ्रंट पे आ जाए, जिससे कि वो भी जल्दी आपका सेल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्पेशली ये बिल्कुल सच माना गया है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत रश में होते हैं। ठीक है, तो वो जो है अपना फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है जो शेल्फ पे रखा होता है उसी को ही ग्रैब करना चाहते हैं, यानी कि उसी को ही लेना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कि जैसे ही जो है बेसिकली आपका प्रोडक्ट आया तुरंत ही वो जो है बिक जाए, तुरंत ही वो सेल हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब आप एक बढ़िया से अच्छे तरीके से अपनी जो है डिस्प्ले, जो आपकी शेल्फ है उसको डिस्प्ले करेंगे, जितने लंबे समय तक वो अच्छे से आपको, आप पेशेंट्स को, कस्टमर्स को डिस्प्ले करते रहेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा, और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी सेल आउट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है जिसे आप FIFO यानी कि फीफो मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आता है FEFO मेथड, जिसे देखो बोलने में दोनों सेम है, फीफो फीफो, बस स्पेलिंग का हेर फेर है। वहां पर FIFO था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब है ये FEFO मेथड यानी कि फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो फीफो है इसका जो अप्रोच है वो यही है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनसे ये डायरेक्टली डील करेंगे, और वो प्रोडक्ट जिनकी एक्सपायरी डेट जो है बेसिकली अब आपके वेयर हाउस के अंदर आने वाली है और स्टोर के अंदर वो खत्म होने वाली है। ठीक है, तो उस पे ही बेसिकली फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो आपकी एक्सपायरी है या फिर उस डेट के साथ साथ आपको जो है बेसिकली अपने इस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, ठीक है, वो ट्रिगर कर रहा है आपके इस प्रोसेस को, तो आप जो है इमीडिएटली उन प्रोडक्ट्स को कहां पर रख देते हैं, अपनी शेल्फ की बैक पे रख देते हैं, जिससे कि आपका जो फर्स्ट चेक होगा वो आपका एक्सपायरी डेट्स का नहीं होगा। ठीक है, उनको आप पीछे की तरफ रख देते हैं, जिससे कि जो कोई भी कस्टमर आता है तो वो सबसे पहले फ्रंट पे देखेगा, वहां पर आपका वो प्रोडक्ट होगा नहीं, वो होगा पीछे, तो आपकी एक्सपायरी डेट जो एक ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है तो वो जो है नजर में नहीं जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिर आप उन आइटम्स को जो है एक जिनकी शॉर्टेस्ट लाइफ टाइम बचा है, लाइफ पीरियड बचा है, जो आप उनको फिर फ्रंट पे रख देते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली फ्रंट पे नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कस्टमर्स जो होते हैं वो उन्हीं को ही फिर सबसे पहले खरीदेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लाइन पे तो नहीं रख रहे आप, लेकिन उनको कुछ ही, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ अपने प्रोडक्ट्स फ्रंट पे रखे हुए थे, उन्हीं के बीच में आपने एक दो प्रोडक्ट्स अपने रख दिए जो कि बिल्कुल मार्जिन पे अब उनकी एक्सपायरी डेट खत्म होने वाली है, तो वो भी आपके लगे हाथ हाथों हाथ बिक जाएंगे, वो भी सेल आउट हो जाएंगे। अब जो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, जो एक्सपायरी डेट है जो आपके पर्टिकुलर बैचेस में दी गई है उन पर्टिकुलर ड्रग्स में, हर एक के लिए वो सप्लाई चेन में आना तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब कोई ऐसा कस्टमर भी हो सकता है कि वो पूछ ले भैया इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, जो वो शेल्फ पे रखी हुई है, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना होता है, उस चीज से भी बचाव आपको करना पड़ता है अपना। जब आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है अपने इंफॉर्मेशन ट्रैक करेगी, वो जो भी आपने वहां पर अपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो आप अपना स्टॉक पुश कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर पूछ ली गई तब दिक्कत हो सकती है अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं और 2 करने हैं। पहला पार्ट कहता है डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू ICCU, NICU एंड इमरजेंसी वार्ड्स। ठीक है, जो आपके ICCU है, NICU है और इमरजेंसी वार्ड्स हैं, उसमें कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको आपको यहां पे डिस्कस करना है।
दूसरे पार्ट में कहा गया डिफाइन पॉइजनिंग एंड इट्स टाइप। अब पॉइजनिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताना, और एंटीडोट्स के ऊपर एक नोट लिखना। ये दूसरा पार्ट है। थर्ड पार्ट यानी कि तीसरे पार्ट की बात करें, राइट डेफिनेशन, एम एंड स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन क्या होती है, उसका एम क्या है, सिद्धांत क्या है यानी कि मोटो, और उसका स्कोप यानी कि दायरा। तो ये तीन पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें हमें इन तीन में से दो करने हैं, लेकिन हम डिस्कस तीनों करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीसीयू। अब भैया अगर हम बात करें आईसीसीयू की, तो इसका मतलब होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट बनती है। अब अगर हम बात करें प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑर्डर एंट्री की, वो किस तरीके से होगी, तो सबसे पहला फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ड्रग डिटेल्स के साथ, कौन कौन से ड्रग्स दी जाएंगी पूरी डिटेल वो मेंशन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो प्रिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा जाएगा वो हॉस्पिटल्स के ईएमआर सिस्टम में होगा। ठीक है, जो हॉस्पिटल का अपना पर्टिकुलर ईएमआर सिस्टम है, वहां पर जो है बेसिकली वो प्रिस्क्रिप्शंस एंटर किए जाएंगे। फिर आता है फार्मेसी, उसको रिव्यू करेगी। क्या रिव्यू करेगी वो, जो फार्मासिस्ट है प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करेगी कि एक्यूरेसी है या नहीं है, कोई इंटरेक्शन हो सकता है या नहीं, उसी को वो जो है बेसिकली रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिर फिजिशियन के साथ वो कंसल्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अगर उनको लगता है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग पे उन्हें अगर कोई संदेह होता है या पेशेंट की कंडीशन देखते हुए उन्हें संदेह होता है, ठीक है, तो वो फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिकेशन प्रिपरेशन, फिर मेडिसिन को प्रिपेयर करना। तो जो फार्मासिस्ट है वो मेडिकेशंस को प्रिपेयर करेगा डोजेस और रूट्स को ध्यान में रखते हुए। जो एक डॉक्टर ने, फिजिशियन ने पेशेंट के लिए डोजेस और रूट्स लिखे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फार्मासिस्ट मेडिसिन को प्रिपेयर करता है। फिर वो जो है उसके अंदर होगा क्या, एक तो वो मेजर करेगा डोज को, कंपाउंडिंग करेगा और फिर उनकी असेंबलिंग करेगा। नेक्स्ट आता है डिस्पेंसिंग। अब क्या होगा, जो मेडिकेशन डिस्पेंस की जा रही हैं वो यूनिट डोज पैकेजिंग में होंगी, या फिर जो कंटेनर्स होंगे उनके ऊपर लेबलिंग होगी, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंडिकेशंस होंगे कब कौन सी दवा लेनी है, जैसे सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, या फिर आपको जो है दिन में, दोपहर में, या फिर सुबह दोपहर शाम, इस तरीके के इंडिकेशंस आपको देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हर एक पैकेज जो है आपका जो है एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए होगा, और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन टाइम भी उसके ऊपर लिखा होगा कि कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो प्रॉपर डिटेल्स आपको उसके ऊपर मेंशन करनी है। अब बात आ जाती है कि मेडिकेशन डिलीवरी कैसे होगी। ठीक है भैया, हम आईसीसीयू की बात कर रहे हैं, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट की, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी तो मेडिकेशन डिलीवरी भी तो होगा वहां पे। अब फार्मेसी जो होती है वो मेडिकेशंस को डिलीवर कर देती है आईसीसीयू को, कैसे, एक सिक्योर सिस्टम्स के थ्रू। ठीक है, फिर वो जो एक्सेसिबिलिटी होती है, जब भी वो मेंटेन करते हैं सिक्योरिटी को और उनकी अकाउंटेबिलिटी को, उसको इंश्योर करते हैं, उसकी अश्योरिटी भी रखते हुए चलते हैं। फिर आता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो भी मेडिकेशंस उनको चाहिए, एक डेजिग्नेटेड पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया से वो लेकर के उनको जो है पेशेंट्स को देते हैं। फिर क्या होगा, वो एक 5 राइट्स जो है बेसिकली फॉलो करते हैं मेडिकेशंस के, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। मतलब सही पेशेंट को सही दवा देनी है, सही डोज देनी है, जितनी भी उसकी पर्टिकुलर डोज की रिक्वायरमेंट है, और सही रूट से देनी है, कि अगर उसको जो है इंट्रावेनस देनी थी तो इंट्रावेनस, उसको ओरली देनी थी तो ओरल, और सही समय पर। ठीक है, ये 5 राइट्स जो है बेसिकली फॉलो किए जाते हैं एक ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है जो डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड का, वो भी यहां पर मेंटेन किया जाता है। फिर आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग के ऊपर। अब यहां पर क्या होगा, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनको जो है बेसिकली प्रॉपर रखते हैं, और जो भी वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं ईएमआर में, उसको जो है वो बेसिकली उसको डेटा को एंटर करते चलते हैं। साथ ही साथ जब मॉनिटरिंग क्लोज करनी होती है पेशेंट के रेस्पॉन्सेस की और उनके एडवर्स इफेक्ट्स की, वो जो है बेसिकली डिपेंड करती है पेशेंट की स्थिति पे, उसकी कंडीशन पे। और नेक्स्ट आता है जो कम्युनिकेशन होगा, जो भी फिजिशियन वहां पर पेशेंट्स को अटेंड करता है जब भी जरूरत होती है, वो उसी के ऊपर निर्भर करता है। अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीयू। आईसीयू में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ड्रग्स का। ठीक है, तो आईसीयू का मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑर्डर एंट्री की।
प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑर्डर एंट्री। तो सबसे पहला जो फिजिशियन है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा आईसीयू मेडिकेशंस के साथ, ठीक है, जो भी बेसिकली आईसीयू के अंदर एक पेशेंट एडमिट हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन को फिर हॉस्पिटल के ईएमआर या फिर सीपोई सिस्टम में डाला जाएगा, जो भी उनका पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है। अब होगा फार्मेसी रिव्यू। अब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, फार्मेसी में गया, फार्मेसी वाले अब उसको रिव्यू करेंगे। वो ये देखेंगे कि जो भी एक पर्टिकुलर एक्यूरेसी है उन पर्टिकुलर डोज की वो सटीक है या नहीं है, अप्रोप्रिएटनेस है या नहीं है, और इंटरेक्शन तो कोई नहीं है, ठीक है। पेशेंट की स्थिति को देखते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए वो रिव्यू करते हैं। फिर क्या होगा, वो वेरीफाई करते हैं पेशेंट की एलर्जीज को और उसकी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन को, तभी जो है बेसिकली फिर वो आगे अपना प्रोसेस बढ़ाते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई गड़बड़ है तो वो फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकेशन प्रिपरेशन। अब फार्मासिस्ट दवाइयों को यानी कि मेडिसिन को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा, जो भी उसको जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, प्रेस्क्राइब की गई है मेडिकेशंस, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होगा वो जो है वहां पर मेजर करेंगे उन ड्रग्स को बनाने के लिए, ठीक है, मेजरिंग होगी, कंपाउंडिंग होगी और फिर उनकी पैकेजिंग होगी, तब जाकर के वो आईसीयू में ट्रांसफर किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है डिस्पेंसिंग एंड डिलीवरी। अब इसके अंदर जो मेडिकेशंस आपकी डिस्पेंस होंगी वो यूनिट डोज फॉर्मेट में होंगी या फिर जो कंटेनर्स हैं उनके ऊपर लेबलिंग होगी। मतलब कि अगर दिन में 3 बार दवा है तो तीनों टाइम की अलग अलग यूनिट डोज होगी, ठीक है। इस तरीके से यूनिट डोज सिस्टम फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम है या सिक्योर डिलीवरी मेथड्स होते हैं, उसी के जरिए इन ड्रग्स को फार्मेसी से जो है बेसिकली डिस्पेंस किया जाता है। कहां पर? आईसीयू डिपार्टमेंट में। अब बात आ जाती है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। क्या? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जैसे नर्सेस हुए, ठीक है, वो ड्रग्स को ले लेते हैं, रिट्रीव करते हैं और फिर धीरे धीरे उन मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो एक सेफ्टी चेक्स भी देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका पेशेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है भाई। सही पेशेंट को सही दवा जानी चाहिए, उसके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना होगा। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। अब इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशंस पूरे डिटेल में होंगे कि पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड क्या कहता है, उसका प्रॉपर डेटा बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसके अंदर ड्रग का नेम आ जाता है, ड्रग की डोज आ जाती है, ड्रग का रूट आता है, टाइम आता है और पेशेंट रेस्पॉन्सेस, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस सप्लाई। तो अब इसके अंदर जो भी एक मॉनिटरिंग चल रही होती है मेडिकेशंस को लेकर के, उसके स्टॉक लेवल्स को लेकर के आईसीयू में, वो जो है बेसिकली आपको देखना होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जो रीस्टॉकिंग होती है आपकी, वो किस लिए होती है कि जो भी शॉर्टेज होती है दवाइयों की उससे बचाया जा सके, और जो एक रूटीन इन्वेंट्री चेक्स होते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म करते हैं, तभी पता चलता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल है या नहीं है, ड्रग्स पूरी स्टॉक में है या नहीं है। नेक्स्ट अब बात आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू एनआईसीयू। अब एनआईसीयू में कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स का, उसके बारे में जानते हैं। एनआईसीयू का मतलब नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑर्डर एंट्री सबसे पहला पॉइंट आता है। जो नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं एनआईसीयू में, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को लिख देते हैं, ठीक है। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन जिसके अंदर उसका ड्रग का नेम है, डोजेज है, रूट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो सब हॉस्पिटल के ईएमआर सिस्टम में, सीपोई सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं। अब है फार्मेसी रिव्यू। अब फिजिशियन ने, डॉक्टर ने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, अब फार्मेसी रिव्यू करेगा। जो नियोनेटल फार्मासिस्ट है वो रिव्यू करेगा प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। और अगर वो चेक क्या करता है बेसिकली, ड्रग की एक्यूरेसी, ठीक है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करता है और पोटेंशियल इंटरेक्शंस कोई अगर हो सकते हैं तो उन सबको देखता है। नेसेसरी है, नीड है तो फिर वो जो है कंसल्ट भी करता है फिजिशियन के साथ कि अभी आप उसे कोई पॉइंट ऐसा लगता है तो उस पर वो जो है कंसल्ट भी करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिकेशन प्रिपरेशन पे। अब क्या होगा, जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं प्रिसाइज डोजेस जो होगी, ठीक है, इन्फेंट्स के वेट के अकॉर्डिंग। जो एक छोटा बच्चा है, नवजात शिशु हुआ है, उसके वजन के अनुसार जो है बेसिकली उसके वेट के अकॉर्डिंग ही डोजेस प्रिपेयर की जाती हैं। साथ ही साथ वहां पर मेडिकेशन को जब प्रिपेयर करेंगे तो कंपाउंडिंग और डाइल्यूटिंग जो है, जो भी रिक्वायर्ड होगा, जो भी नेसेसरी है, वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्पेंसिंग एंड डिलीवरी। तो जो मेडिकेशंस डिस्पेंस की जाएंगी वो यूनिट डोज फॉर्मेट में होंगी, लेबलिंग होगी एक यूनिक आइडेंटिफायर्स के साथ, ठीक है। लेबलिंग प्रॉपर की जाती है जिससे कि पता चल सके किसके लिए, कौन से बच्चे के लिए कौन सी दवा है।
ठीक है। और जो कोलैबोरेटिव डिलीवरी होती है एनआईसीयू में, वो बेसिकली इसलिए होती है कि टाइमली अवेलेबल हो, ठीक है, समय से वो दवा पहुंच सके एक बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए, उसी के लिए बेसिकली ये कोलैबोरेटिव डिलीवरी यूज की जाती है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में। अब आ जाती है बात मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो यहां पर जो नियोनेटल नर्सेस होते हैं या ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो उन मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। वो सेफ्टी चेक्स भी देखते हैं, लेवल्स को वेरीफाई करते हैं, और जो एक करेक्ट डोज होती है इन्फेंट्स के वेट के अकॉर्डिंग, उसको भी वो जो है क्रॉस वेरीफाई करते हैं। फिर जो एक स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे इंट्रावेनस लाइंस क्या है, फीडिंग ट्यूब्स जो होती हैं, एटसेट्रा, उसको भी कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। अब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में लेते हैं, किसके लिए, इन्फेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर ड्रग का नाम होता है, जो डोज है वो होती है, उसका रूट क्या है, कितने समय पे यानी कि टाइम क्या है, और जो भी एक ऑब्जर्व रेस्पॉन्सेज होते हैं वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो सब मॉनिटर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है नियोनेटल स्पेसिफिक कंसिडरेशन। अब यहां पर जो यूनिक कंसिडरेशन होते हैं वो फ्रेजिलिटी के लिए होते हैं, और अगर जरूरत है नियोनेट्स के लिए तभी बेसिकली इसको कंसिडर किया जाता है। स्पेशल फॉर्मुलेशंस या कंसंट्रेशंस भी यूज की जाती हैं मेडिकेशंस के लिए अगर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो एक सिलेक्शन होगा डिलीवरी डिवाइसेस का, वो बहुत सावधानी से यूज किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके लिए, इन्फेंट्स के लिए। और जो भी एक मॉनिटरिंग होगी वो साइंस जो होते हैं बेसिकली, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके या ड्रग इंटरेक्शंस के, उनके ऊपर निर्भर करता है, तभी वो जो है बेसिकली मॉनिटरिंग बंद की जाती है, क्लोज की जाती है। अब बात आ जाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ड्रग्स का इमरजेंसी वार्ड्स के अंदर, ठीक है, जिसको आप ईडब्ल्यू भी कह देते हैं, यानी कि इमरजेंसी वार्ड। तो यहां पर सबसे पहला है अर्जेंट प्रिस्क्रिप्शन। अब क्या होगा, जो इमरजेंसी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो पेशेंट्स को असेस करते हैं, वो अर्जेंट प्रिस्क्रिप्शन को लिख देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी है, एकदम से आन पड़ी है, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या, मेडिकेशन का नाम होगा, उसका डोज होगा, उसका रूट होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमीडिएट एक्सेस। अब यहां पर क्या होगा, जो इमरजेंसी वार्ड होता है वो मेंटेन करते हैं प्रॉपर, एक उनका वेल स्टॉक्ड मेडिकेशंस होते हैं, जो कि तुरंत ही जो है, अगर जब भी आन पड़े, जब भी जरूरत पड़े, तुरंत वो मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो सबसे ज्यादा कॉमनली ड्रग्स यूज किए जाते हैं, वो यहां पर होते हैं, जैसे एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटीमाटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि यही आसानी से अवेलेबल होते हैं और इन्हीं की जो है रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी सिचुएशन में। इमरजेंसी ड्रग किट्स भी होनी चाहिए, मतलब स्पेशलाइज्ड किट होती हैं या क्रैश कार्ड्स होते हैं, जिनके अंदर एक एसेंशियल मेडिकेशंस या इक्विपमेंट होते हैं, जो कि एक इमरजेंसी के टाइम पे यूज करने होते हैं। किट्स जो है आपकी रेगुलरली चेक होती रहनी चाहिए और अपडेट होती रहनी चाहिए, जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस है उन्हीं के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है फार्मेसी सपोर्ट। फार्मेसी सपोर्ट की बात करें तो आपका फार्मेसी के साथ जो है कोलैबोरेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूअस ड्रग सप्लाई वहां पर मेंटेन हो पा रही है या नहीं, और साथ ही साथ इमरजेंसी मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है एक जल्दी से ड्रग्स को डिस्पेंस करने के लिए, रैपिड डिस्पेंसिंग के लिए वो प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है फार्मासिस्ट जो है बेसिकली वहां पर अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि मेडिकेशंस के रिगार्ड में जो भी उससे रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं वो उसको कंसल्ट कर सकते हैं, तभी उसी टाइम पे जिस टाइम पे वो ड्रग्स को जो है बेसिकली एक अर्जेंट प्रिस्क्राइब किया गया था। अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो मेडिकेशंस को जो है क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। फिर क्या होगा, जो सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं उनको वो फॉलो करेंगे, जैसे प्रिस्क्रिप्शंस को वेरीफाई करेंगे, प्रॉपर डोजिंग है या नहीं उसको देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, अप्रोप्रिएट रूट्स यूज किए गए या नहीं उसको वेरीफाई करते हैं। साथ ही साथ अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन की। तो यहां पर जो क्रिटिकल डॉक्यूमेंटेशन होगा, जब भी दवाई किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती हैं, ठीक है, उसकी डोजेस क्या थी, उसके रूट क्या यूज किए गए, ठीक है, रेस्पॉन्सेज क्या थे, वो सब यहाँ पर जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। साथ ही साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है आपका हेल्थ केयर टीम में, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो पा रही है या नहीं फिजिशियन के द्वारा पेशेंट्स को, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखा जाता है। अब बात आ जाती है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मतलब कि मॉनिटरिंग तभी क्लोज की जाएगी जब पेशेंट के रेस्पॉन्सेज जो है आपके इमरजेंसी वार्ड में वो जो है बेसिकली एक अप्रोप्रिएट आ रहे हैं, जो एक आपको आउटकम चाहिए था वो ही आ रहा है।
कंटिन्यूअस असेसमेंट जो चलेगा वो वाइटल साइंस के बिहाफ पे चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो रेस्पॉन्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, जो उसका एक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ऑन गोइंग केयर मैनेजमेंट उसका चल रहा होता है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें हमें बताना है पॉइजनिंग और उसके टाइप्स के बारे में, और साथ ही साथ एंटीडोट्स क्या होते हैं उसके बारे में। पॉइजनिंग की बात करें तो एक पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, हार्मफुल कहते हैं। क्योंकि जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो जाए, या वो हम उसे सूंघ लें यानी कि इनहेल कर लें, या वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाए जैसे इंजेक्ट होता है, या हमारी स्किन ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए काफी जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो पॉइजनस है, उसको अगर उसकी डोज से ऊपर लिया जाए, ठीक है, एक सब्सटेंस पॉइजन तब बन सकता है जब आप उसको, उसकी एक जो डोज निर्धारित होती है उससे ज्यादा डोज उसकी लेंगे, तो वो आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए वो जहर का काम करेगा। अब पॉइजनिंग के टाइप्स की बात करें तो पॉइजनिंग कई तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहला है इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनहेलेशन, फिर आ जाता है आपका इंजेक्शन, फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये 4 तरीके की पॉइजनिंग आपके शरीर में हो सकती हैं, जिसमें अगर हम बात करें एंटीडोट्स की, तो एंटीडोट्स में क्या होगा, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। जब हमारे शरीर में पॉइजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको कम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जब पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए, तो इमेसिस या लेवेज जो है, बेसिकली आप जो है इमेसिस का यूज करते हैं, लेवेसिस का, जो कि एक पर्याप्त नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए एंटीडोट यूज किए जाते हैं, स्पेशल एंटीडोट जो है एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जो कि पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट कार्य करते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर पॉइजनिंग को नहीं फैलने देते। टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स की बात करें तो फिजिकल एंटीडोट्स आते हैं हमारे, जैसे एग एल्बुमिन हुआ या फिर चारकोल हुआ। केमिकल एंटीडोट्स भी आते हैं हमारे, एसिड्स की बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड की बात करें मैग्नीशियम सल्फेट, इसी तरीके से लेड की बात करें तो सल्फेट्स ऑफ एल्कलीज, ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो लाइम। मतलब कि अगर एसिड बढ़ेगा हमारे शरीर में, उसकी पॉइजनिंग होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, कार्बोनिक एसिड की पॉइजनिंग हो गई तो मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स की बात करें तो कैफीन, नलक्सोन या एट्रोपिन या क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, ये सब एंटीडोट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट था, जो कि है फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, उसके स्कोप बताने हैं। अब फार्माकोविजिलेंस की बात करें तो फार्माकोविजिलेंस एक हमारी ऐसी साइंस है जो कि किस चीज में कार्य करती है, कि जो भी हमारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं पर्टिकुलर ड्रग से, जो हमारी दवाइयां हैं उनसे जो भी एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको असेस करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे बचाव किया जा सकता है, उसके बारे में जो कार्य करते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं, वो हमारा फार्माकोविजिलेंस कहलाता है, ठीक है। अब ये एक ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी होती है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसको इसीलिए स्थापित किया गया था कि जो भी आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं ड्रग को लेकर के, उन पे निगरानी की जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके, जब भी एक ड्रग डेवलपमेंट फेज होता है और आगे जाकर के लाइफ टाइम जो है बेसिकली वो मार्केट के अंदर ड्रग चल रही होती है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका एम क्या है, सिद्धांत क्या है, तो क्या है, पेशेंट केयर और सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है, उसके लिए, साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ और उसकी सेफ्टी को और सुधारा जा सके उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हम अपना जो है योगदान देंगे, ठीक है, क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज में, कि जो भी एक इफेक्टिवनेस होती है या मेडिसिन का जो खतरा होता है वो कम किया जा सके, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, जो हार्म होता है वो कम किया जा सके, उसके जो है एक दवा जिस रूप में ली जा रही है उसका पॉजिटिव आउटकम आए, उसके लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो है बेसिकली ये एजुकेशन और क्लिनिकल ट्रेनिंग्स को प्रमोट कर सकें, तो वो भी एक एम होता है फार्माकोविजिलेंस का। साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पब्लिक के अंदर कैसे जाए, उसके लिए भी प्रमोशन का काम करता है फार्माकोविजिलेंस। रैशनल और सेफ यूज कैसे होना चाहिए मेडिसिन का, सही तरीके से और सावधानी बरतते हुए, मतलब कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कैसे
ड्रग्स का यूज किया जाना चाहे उसको भी प्रमोट करते हैं। ये जो है बेसिकली फार्माकोविजिलेंस के एम होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके स्कोप की, तो ये पेशेंट केयर को कैसे सुधारा जा सकता है, सेफ्टी को कैसे सुधारा जा सकता है, किसके टर्म्स में, मेडिसिन का जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मेडिकल और पैरामेडिकल इंटरवेंशन जो होते हैं उनके बिहाफ पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जा सके, किसके बिहाफ में, मेडिसिन का जो इस्तेमाल किया जाता है उनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, ये जो है बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, कि जो भी एक मेडिसिन की इफेक्टिवनेस है वो अच्छी रह सके, हार्म जो वो करती है वो कम हो सके, ठीक है, और जो एक खतरा बढ़ता है मेडिसिन का, रिस्क जो बढ़ जाता है वो कम हो सके, सही तरीके से ड्रग्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, रैशनल यूज कैसे होता है उसके बारे में जो है बेसिकली अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो भी एक एजुकेशन और क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है उसके लिए प्रोग्राम्स चलाते हैं, ठीक है, तो ये एक बेसिकली इनका स्कोप है। फार्माकोविजिलेंस अपने जो है बेसिकली प्रोग्राम्स चलाते हैं जिससे कि पब्लिक को एजुकेट किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को एजुकेट किया जाता है, फार्मासिस्ट को एजुकेट किया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि एक्चुअल में जो है ये एडीआर्स क्या होते हैं, तो उसी के रिगार्ड में ये फार्माकोविजिलेंस अपना कार्य करते हैं।